चलो इस टॉपिक का लास्ट पार्ट है प्रिज्म थ्योरी। तो प्रिज्म के बारे में हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हम पहले बात कर चुके हैं। ये एंगल ए है, दिस इज कॉल्ड एपेक्स एंगल। ये प्रिज्म का बेस है, यहां से एंगल आई, यहां से रे गई और अगर इमर्ज हो गई तो ये R1 R2 E, ठीक है। और ये एंगल 90 है तो ये 90 माइनस R1 90 माइनस R2 प्लस ए, तो 90 माइनस R1 90 माइनस R2 प्लस ए इक्वल टू 180, तो R1 प्लस R2 इक्वल टू ए। इस केस के लिए ध्यान दीजिए, ये आंसर्स बदल जाएंगे अगर हम ऐसे किसी केसेस के लिए बात कर रहे हैं। दरअसल हम ऐसे केस के लिए बात कर रहे हैं तो ये रेस शायद यहां से निकलेगी और एपेक्स एंगल ये बन जाएगा, फिर R1 और R2 यहां आएगा। मतलब हम बात कर रहे हैं जब इस और इस सरफेस से टकरा रहे हैं, ठीक है। और अगर ये यहां आता तो फिर ये बदल जाता R2 R1, फिर R2 माइनस R1 इक्वल टू एंगल ए आता। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको याद नहीं करना है। हाँ, ये जरूर समझिए कि जो हम स्टैंडर्ड रिजल्ट निकाल रहे हैं वो कब निकाल रहे हैं कि नॉर्मल से बेस की तरफ से रे जा रही है और यहां डिविएट होने के बाद बेस की तरफ से रे निकल रही है। ये आई है, ई है, ये R1 R2 है। इस केस के आंसर हैं, बाकी केस में आपको निकालना पड़ेगा। जनरली बाकी केस पूछे नहीं जाते। चलो पहली चीज ये आई। अब जरा हम देखते हैं इसमें डिविएशन कितना आया। तो ये है I माइनस R1 और यहां से रे डिविएशन एक्चुअली हमारा ये है। तो डिविएशन अगर निकालें तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल ही डिविएशन है। ये एंगल I माइनस R1, ये वाला एंगल I माइनस R2, E माइनस R2 सॉरी, ये एंगल E माइनस R2, ये I माइनस R1। तो यहां हमने किया तो I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 और R1 प्लस R2 को एंगल A लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये डिविएशन का हमारा ग्राफ आया। अब हम वैल्यूज लिखें तो I और E में आपस में रिलेशन क्या है। तो जरा देखिए, साइन I इज इक्वल टू म्यू साइन R1 और यहां से साइन E इज इक्वल टू म्यू साइन R2। इसी को साइन R2 की वैल्यू, तो R1 की वैल्यू यहां से निकालो तो म्यू साइन R2 की वैल्यू A माइनस R1 है और R1 की वैल्यू ये है A माइनस R1 की वैल्यू, साइन इनवर्स साइन I बाय म्यू। R1 की वैल्यू साइन I बाय म्यू साइन इनवर्स, ये हमारा E आ गया। तो डिविएशन आया हमारा I प्लस E, बहुत गंदा सा E, यहां से साइन इनवर्स म्यू साइन A माइनस साइन इनवर्स साइन I बाय म्यू माइनस A। ये डिविएशन का फंक्शन आया। अब देखिए फंक्शन तो बहुत ही हत्यारा है, लेकिन इस पूरे फंक्शन में ये समझिए म्यू कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, इकलौता वेरिएबल आई है, तो डेल इज सम फंक्शन ऑफ आई, ठीक है। और जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, जो कि ग्राफ बनाना काफी मुश्किल है, ठीक है, तो समझिए कि हमने किसी प्लॉटर की मदद से इसका ग्राफ बनाया और ग्राफ बनाने पे ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, इस तरह का कुछ बनेगा। मतलब मिनिमा आएगा और ये ऐसा, बस इतना ध्यान रखिए। बाकी वैल्यूज हम निकाल लेंगे कि मिनिमा कहां आएगा, ये हम निकाल लेंगे, ये कहां आएगा, ये कहां, लेकिन नेचर कैसा होगा वो थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। चलो तो आप देखते हैं। तो ये हमारा डिविएशन का ग्राफ आएगा, वैल्यूज हम निकालेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। ये यहां लिखा रहने देता हूं।
तो पहले हम देखते हैं कंडीशन फॉर इमर्जेंस कि दरअसल रेज इमर्ज करेंगी कब। तो हमने ये कहा कि किसी एक एंगल पे मान लो ये ग्रेजिंग इमर्जेंस हुई, ये ग्रेजिंग इमरजेंस लिख रहा हूं और ये एंगल आई नॉट पे आया, ये ए था। तो आई नॉट पे अगर ग्रेजिंग इमरजेंस आया तो ये समझिए ऑल रेज विथ एंगल आई ग्रेटर देन और इक्वल टू आई नॉट विल इमर्ज एंड ऑल रेज विथ आई लेस देन आई नॉट विल सफर TIR। ये फील करने की कोशिश करिए और है बड़ा आसान सा, ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि आई अगर आप छोटा रखोगे, छोटा करोगे तो ये रे तिरछी गिरेगी और तिरछी गिरेगी तो TIR कर जाएगी। आई अगर आप बढ़ाओगे तो रे नॉर्मल की तरफ गिरेगी और बाहर निकलने के चांसेस आएंगे। ठीक है, तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो इमरजेंस कहां होगा? आई ग्रेटर देन और इक्वल टू आई नॉट पे। मतलब जो हम डिविएशन बना रहे हैं वो डिविएशन इंसिडेंट और इमरजेंट रे के बीच में बना रहे हैं। अब ये मैं याद दिलाता हूं कि आपने ये एक्सपेरिमेंट कभी कर रखा है। प्रिज्म में आप एक कार्ड शीट पे एक प्रिज्म रखते हैं और यहां से दो अल्पिन लगाते हैं और फिर आप यहां से देखते हैं तो आपको इन एल्पिन की एपरेंट लोकेशन कहीं यहां दिखती है। तो आप क्या करते हैं, पहले इन अल्पिन पे लाइन खींचते हैं, फिर यहां से देखने पे जो लोकेशन उनकी दिख रही है उनको ज्वाइन करने वाली लाइन बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आपकी इंसिडेंट रे हो जाती है। तो शायद ये आपने पक्का कर रखा होगा, मुझे फील आ रहा है ऐसा, हमने तो करा था कि दो अल्पिन यहां रखी, फिर दो अल्पिन यहां हमने लगाई। ये करते कैसे हैं कि यहां से हम देखेंगे, यहां से देखते हुए एक अल्पिन यहां लगाएंगे सच दैट कि ये कोलिनियर हो, और फिर हम एक और अल्पिन लगाएंगे यहां की इस तरीके से। और फाइनली अब हम क्या करेंगे कि ये प्रिज्म का ये ऐसा बना रहने देंगे और इसको हम एक्सटेंड करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे और ये प्रोटेक्टर से एंगल मेजर कर लेंगे और इस पे नॉर्मल डाल के ये एंगल आई मेजर करेंगे। तो डेल और आई का एक पेयर मिल गया। ऐसे ही हम क्या करेंगे कि या तो प्रिज्म को घुमाएंगे या प्रिज्म घुमाने की जगह ये एल्पिन की लोकेशन बदल दो, अगली लोकेशन ये ली, फिर अपन ने डिविएशन बनाया। तो ऐसे कई पॉइंट मिलेंगे और उन सभी पॉइंट को हम प्लॉट कर देंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये आपने करके देखा होगा। तो बस हम क्या कर रहे हैं, सिंपली इंसिडेंट और इमरजेंट रे के बीच में ग्राफ बना रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, ये ग्राफ आई नॉट से चालू होगा। क्यों? आई नॉट से छोटे पे तो रे बाहर निकली नहीं, क्योंकि आई नॉट से छोटे पे रे TIR कर गई, तो आपको यहां से तो दिखेगी नहीं, यहां से दिखेगी तभी जब इमरजेंट हो, और इमरजेंस के लिए आई ग्रेटर देन आई नॉट चाहिए। तो आई नॉट से बड़े पे रे इमर्ज कर रही है और कहां तक? 90 पे। ठीक, 0 से आई नॉट के बीच में ग्राफ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप अल्पिन लगा ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे डिविएट कर जाएगा, मतलब रिफ्लेक्ट कर जाएगा, आपको रे मिलेगी ही नहीं। तो ये उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि आई नॉट से 90 तक ही दिखेगा। ठीक, अब हम डेविएशन देखते हैं आई नॉट से 90 के बीच में आई नॉट पे कितना है और 90 पे कितना है। तो दूसरा हम बात कर रहे हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस। रे ऐसे गई 90 डिग्री पे, ये ऐसा, ये इस तरह। अब जरा देखिए, ये एंगल क्रिटिकल एंगल है, 90 पे क्रिटिकल, तो यहां भी 90 पे क्रिटिकल बनेगा। ये वाला एंगल A-C है, क्योंकि इन दोनों का सम A है, और इन दोनों का सम A है, तो ये वाला एंगल भी A-C है, और ये A-C पे आई नॉट है, तो ये भी A-C पे आई नॉट ही बनेगा। और अब जरा देखिए कि ऐसा लगा कि ये फिगर पूरा का पूरा पलट गया हो। यही तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है। अंडरस्टूड है? बाहर दोनों जगह एयर है।
तो एयर से एयर में जा रहा है, तो आई नॉट से 90 पे गया, तो 90 पे भेजते तो आई नॉट पे जाता, तो दोनों पे ही एक सा फिगर बना, तो डिविएशन ही बराबर आएगा। जैसे यहां डिविएशन कितना आएगा, आई प्लस ई माइनस ई। आई कितना है, आई नॉट, ई कितना है, पाई बाय 2 माइनस ए। और यहां डिविएशन कितना होता, आई कितना है, पाई बाय 2, ई कितना है, आई नॉट। तो बड़ी अच्छी बात है, मैक्सिमम डिविएशन तो हमें मिल गया, पाई बाय 2 प्लस आई नॉट माइनस ए। मैक्सिमम तो समझ में आ गया कि इन दोनों पे ही कहीं आने वाला है। अब ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है, ये और हम हालांकि सोच भी सकते थे, क्योंकि हमें ये पता चल गया है कि आई नॉट और 90 पे डिविएशन बराबर है। अब ग्राफ ऊपर भी जा सकता था, नीचे भी जा सकता था, तो ये वेरीफाई करने के लिए हम क्या करें, 90 डिग्री पे स्लोप देख लें। यहां पे अगर नेगेटिव आ गया 90 पे तो ऐसा है, पॉजिटिव आ गया तो ऐसा है। तो मैं स्लोप देखूं 90 पे, वेरीफाई कर रहा हूं, डेल बाय आई, आई का डेरिवेटिव 1, साइन इनवर्स का 1 अपॉन 1 माइनस ये पूरा होल स्क्वायर इनटू इस पूरे डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, तो म्यू कॉस ए माइनस साइन इनवर्स साइन आई बाय म्यू, ठीक है, इनटू इसका डेरिवेटिव साइन का कॉस, फिर ए का आंसर 0, बहुत गंदा बन रहा है ये तो, 0 म्यू कॉस माइनस साइन इनवर्स का 1 माइनस साइन आई बाय म्यू का होल स्क्वायर इनटू कॉस आई बाय म्यू। अच्छी बात है, आई की वैल्यू 90 डिग्री छापनी है, आई की वैल्यू 90 डिग्री छापनी है, 90 डिग्री छापनी है, तो ये पूरा ही टर्म निपट गया। सोचो क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव होते होते फाइनली इस टर्म के डेरिवेटिव का मल्टीप्लाई होगा, इस टर्म के डेरिवेटिव में कॉस आई बाय म्यू आएगा, और जो ही कॉस आई 90 छापोगे ये गंदी सी वैल्यू हो गई 0, तो स्लोप आ गया हमारा 1, और 1 मतलब पॉजिटिव स्लोप, इसीलिए ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है। हाँ, लेकिन यही आप निकालोगे इस पॉइंट पे स्लोप, इस पॉइंट पे स्लोप 1 नहीं आएगा, इस पॉइंट पे और गंदा बनेगा, क्योंकि वैल्यू अच्छी नहीं है, आई नॉट है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्लोप गंदा आएगा, तो सिमेट्रिक नहीं है ये ग्राफ सिमेट्रिक नहीं है, लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है, तो एक्सप्रेशन इतना गंदा था कि वो निकालना मुश्किल था। चलो, तो हमारा एक काम हो गया है कि इन दोनों पे बराबर। अब हमें एक काम और करना है कि इन दोनों पे तो बराबर है, क्या ये हर इंसिडेंट और इमर्जेंट पेयर के लिए बराबर है? मतलब यहां से आई आया तो ये ई है, तो यहां से अगर मैं ई पे भेजूं तो आंसर क्या आई आएगा? आई पे R1, ई पे R2, ई पे R2, आई पे R1, और R1 और R2 का सम ए था, तो एक्चुअली ये आई पे भेजने पे ई आएगा तो ई पे भेजने पे आई आएगा। मतलब अगर इमर्जेंट और इंसिडेंट स्वैप कर दिए जाएं तो भी डिविएशन वही आएगा। क्यों? डिविएशन तो आई प्लस ये था, और ये पलट भी दो तो भी तो डिविएशन सेम है। मतलब ये है कि यहां से जो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन काटूंगा, कुछ जो डिविएशन आएगा उस पे जो एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, तो ये हमारा आई है, ये हमारा ई है। आप उल्टा भी मान सकते हो, ये ई है तो ये आई है। मतलब इस पे इंसिडेंट होगा तो इस पे इमर्जेंट होगा, और इस पे इंसिडेंट होगा तो उस पे इमर्जेंट होगा, दोनों पे ही डिविएशन सेम है। ठीक है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल लाइन दो जगह काट रही है वो आई और ई के पेयर है। ये अगर आई है, ये ई है, तो चूंकि ये आई और ई के पेयर है, तो जिस पे ये आई और ई है, ये आई और ई है, जिस पे टच कर रहा है वो केस कौन सा है? टच कर रहा है वो केस कौन सा है? जिस पे आई और ई आपस में बराबर है। ठीक है, क्योंकि इंसिडेंट इमर्जेंट के पेयर, इंसिडेंट इमर्जेंट के पेयर, और इस पॉइंट पे करते तो आई और ई मैच कर जाते। तो बड़ी अच्छी बात है कि हमें यह भी मिल गया कि मिनिमम डिविएशन का केस कब आया? जब आई और ई बराबर है।
और चूंकि I और E बराबर है तो गारंटीड R1 और R2 भी बराबर है। I और E बराबर है तो स्नेल्स लॉ के हिसाब से R1 R2 बराबर है, लेकिन R1 और R2 का सम कितना था? A। तो R1 और R2 बराबर हैं तो कितना आया इनका? A/2। और R1 और R2 A/2 हैं तो I और E की वैल्यू साइन I इज इक्वल टू म्यू साइन A/2 साइन इनवर्स साइन A/2। और मिनिमम डिविएशन आया I प्लस E माइनस A। I और E बराबर है तो 2 साइन इनवर्स साइन A/2। I और E बराबर है, म्यू कहां चला गया? म्यू साइन A/2, सॉरी, म्यू साइन A/2 माइनस A। ये मिनिमम डिविएशन आया और मिनिमम डिविएशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ प्रिज्म दोनों पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी प्रिज्म थ्योरी थी। अब मैं इन सबको कंक्लूड कर देता हूं। जो हमारा डिस्कशन था, पूरे डिस्कशन को हम कंक्लूड कर रहे हैं। कंक्लूजन हमारा आया, हम इस प्रिज्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये I है, ये E है, ये R1 R2। तो इस पे जो डिविएशन आया वो I प्लस E माइनस E आया। ठीक है, और I और E अगर एक्सचेंज हो जाएं तो डिविएशन सेम आएगा। और R1 प्लस R2 की वैल्यू एंगल A है, तो I और E एक्सचेंज हो गए, R1 R2 भी एक्सचेंज हो जाएंगे, सम तो A ही रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि रे इमर्जेस ओनली फॉर एंगल, एक पर्टिकुलर एंगल I0 से बड़ा होगा, 90 तक जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारा डिविएशन का जो ग्राफ बना वो डिविएशन का ग्राफ ऐसा बना। 90 डिग्री पे जो डिविएशन था वही हमारा I0 पे डिविएशन था। क्यों? क्योंकि ग्रेजिंग इंसिडेंस पे हमारा, सॉरी, I0 पे ग्रेजिंग इमर्जेंस था, उल्टा करो तो ग्रेजिंग इंसिडेंस पे I0 से इमर्ज करेगा। तो इन दोनों पे ही जो हमारा डिविएशन आया ये मैक्सिमम डिविएशन का केस है। कितना है वो याद रखने की जरूरत नहीं, बस मैक्सिमम डिविएशन कहां आ रहा है इस पे। मिनिमम डिविएशन कहां आया? तो मिनिमम डिविएशन का केस आया, तो अपना तीसरा पॉइंट आया, मैक्सिमम डिविएशन तब आया जब I की वैल्यू 90 और I की वैल्यू दो एंगल पे आया और I की वैल्यू I0 पे। मिनिमम डिविएशन आया हमारा जब I और E आपस में बराबर है, और I और E बराबर है तो R1 और R2 बराबर है, और कितना? A/2। तो मिनिमम डिविएशन का फिगर कैसा बना कि यहां से रे आई, यहां से आई, यहां से, ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर है। और अगर आइसोसेलेस प्रिज्म है तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, सिमेट्रिक है, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। यहां पे डिविएशन मिनिमम आया होगा, और ये एंगल कितने हैं? A/2। और वो डिविएशन हम रटेंगे नहीं, निकाल लेंगे। ठीक है, तो बस याद रखिए कि मैक्सिमम डिविएशन कहां है, मिनिमम किस केस में है, और बाकी सब I0 क्या है। तो लगभग 3 चीजें समझनी थी, I0, डेल मैक्स, डेल मिन, और रटना कुछ नहीं है, सभी आपको फील होने चाहिए। हाँ, ग्राफ याद रखना है कि ग्राफ ऐसा बना था। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और अच्छे से। अब हम बात करते हैं उस एक्सपेरिमेंट की जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट कार्डबोर्ड वाला डिस्कस किया, कार्ड शीट वाला। तो एक्सपेरिमेंट होता है फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना, ये टारगेट था। और ये टारगेट हम कैसे फुलफिल करते हैं? आई पे हम डिविएशन बनाते हैं,
तो टेबल बनाते हैं हम एक, जिसमें आई रखेंगे, डिविएशन रखेंगे, ऐसी बहुत सारी वैल्यू लेंगे। फिर हम ग्राफ में आई और डेल प्लॉट करेंगे और ये कुछ प्लॉट होके ढेर सारे पॉइंट आएंगे ऐसे। इस ग्राफ में हम अंदाज लगाएंगे कि डेल मिन की वैल्यू कितनी है। एंगल आपको पहले से पता होगा, एंगल गिवन होगा। डेल मिन ढूंढ लेंगे। अब हमें निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो हम कंडीशन देखेंगे मिनिमम डेविएशन की। तो एट मिनिमम डेविएशन R1 equal to R2. Now since R1 plus R2 equal to A, R1 equal to R2 equal to A by 2. ठीक, तो ये हमारा I है, ये हमारा R1, R2, E. Now using Snell's law, sin I is equal to mu sin R1. ठीक है, अब I की और R1 की वैल्यू छापनी है। नाउ I कितना है, तो डेल मिन इज इक्वल टू I प्लस E माइनस E, और I और E आपस में बराबर हैं, तो I इक्वल टू E इक्वल टू डेल मिन प्लस E बाय 2। डेल मिन प्लस E, I और E बराबर हैं तो दोनों आधे आधे होंगे ये, और R1 और R2 हमें ऑलरेडी पता था A बाय 2। तो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन, तो इक्वेशन में छापे तो साइन I डेल मिन प्लस A बाय 2 बाय साइन R A बाय 2 इज इक्वल टू मिन। ठीक, ये जो मैंने इस तरफ लिखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जनरली बोर्ड में हर बार ही पूछा जाता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म यूजिंग मिनिमम डेविएशन। तो मिनिमम डेविएशन यूज करके म्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये आ गया। ठीक है, हालांकि मैं सलाह नहीं देता कि रिजल्ट याद रखिए, आप ये कंडीशन याद रखिए कि R1 R2 बराबर है। तो R1 R2 A बाय 2 है, डेल मिन से हमने E निकाल लिया तो I मिल गया, R मिल गया, साइन I बाय साइन R म्यू लगा दिया। तो ये पूरा हमारा एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, एग्जांपल देखिए, फॉर इक्विलैटरल प्रिज्म of refractive index √2, find डेल मिन और I when डेल is minimum, डेल max I when डेल is maximum, plot डेल I ग्राफ। चलो यही बहुत है। तो इसमें क्या है, एंगल गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। तो 60 डिग्री ये है, म्यू की वैल्यू √2 है। अब मैक्सिमम मिनिमम डेविएशन पूछा है। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन कब होगी, जब I और E आपस में बराबर होंगे। सॉरी, हाँ, I और E बराबर होंगे, मतलब R1 R2 आपस में बराबर होंगे। तो मैं इसको अगर I लिखूं, इसको अगर I लिखूं और R1 R2 आपस में बराबर हैं तो दोनों 30 डिग्री हैं। R2 इक्वल टू A बाय 2 इक्वल टू 30 डिग्री। म्यू की वैल्यू √2 है, तो साइन I इज इक्वल टू √2 साइन 30। तो साइन I इक्वल टू 1 बाय √2, I इक्वल टू 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे मिनिमम डेविएशन आएगा, और मिनिमम डेविएशन, तो डेविएशन का फॉर्मूला है I प्लस E माइनस E। और अगर आप फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा, 45 से आया 30 यहां, तो 15 डिग्री यहां डेविएट किया, और बिकॉज ऑफ सिमेट्री 15 डिग्री यहां डेविएट किया, 30 डिग्री का डेविएशन है। चलो, I आया 45, E आया 45, A मतलब R1 प्लस R2 कितना आया 60, तो आंसर आया 30 डिग्री।
तो मिनिमम डिविएशन इस केस में आया 30 डिग्री। तो पहले पार्ट का आंसर 30 डिग्री, और कब, जब आई की वैल्यू 45 डिग्री थी। अब हमें मैक्सिमम डिविएशन चाहिए इसमें। मैक्सिमम डिविएशन का केस तब बनेगा जब आई की वैल्यू ग्रेजिंग इंसिडेंस वाला केस होगा। अब ये अगर 90 है, ये अगर √2 है, तो ये क्रिटिकल एंगल होगा, जो कि सिंपल सी बात है 45 डिग्री आएगा। ऐसे कर लेते हैं, साइन 90 √2 साइन क्रिटिकल, साइन 90 इंटू 1, तो साइन क्रिटिकल 1/√2, क्रिटिकल एंगल 45, और ये 45 है, ये 60 है, तो ये 15 डिग्री होगा, तो ये एंगल आई होगा कुछ I0, और 15 डिग्री तो √2 इंटू साइन 15 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन I0। अब साइन 15 को 1 माइनस कॉस 30/2 लिख सकते हैं। ये बना साइन I0, √2 से √2 कट गया, तो साइन I0 इज इक्वल टू 1 माइनस √3/2 अंडर रूट। ठीक है, हालांकि ये शायद अच्छा बनेगा, क्योंकि इसको लिखूं अगर 2 माइनस √3/2, इसको लिखूं 4 माइनस 2√3/4, ऐसे लिख लो। 4 बाहर निकाल दूं तो ये बन जाएगा 2, 4 को 1 प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस 2√3 का अंडर रूट, तो ये बना 1 माइनस √3 या √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बाय 2। ठीक है, और अगर आपको याद हो तो साइन 15 √3 माइनस 1/2√2 होता है, कॉस 15 √3 प्लस 1/2√2 होता है, और tan 15 √3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस √3, यही बना। और इसको सोच सकते हो tan 60 माइनस tan 45, 1 प्लस tan 60 tan 45। तो अगर आपको ये याद होता तो सीधे यहां छाप देते, √2 कट जाता, यहां से आ जाता। ठीक है, वो 15 डिग्री में इतनी अच्छी जुगाड़ बन जाती है कि वो अंडर रूट से फ्री हो जाता है, लेकिन ये वाला अंडर रूट तो रहेगा। तो I0 आया साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2। तो मैक्सिमम डिविएशन कितना आया इस समय, I प्लस E माइनस A। I कितना है, I है 90 डिग्री, E कितना है साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2, A कितना है π/3, तो ये बना π/6 प्लस साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2। तो ये आया डेल मैक्स π/2 प्लस साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2। किस एंगल पे आया, एट दो एंगल पे आया एक्चुअली, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के हिसाब से 90 और I0 पे। तो ये 90 पे भी आया और I0 पे भी आया। अब थर्ड पूछा है डेल और आई का ग्राफ बनाना है, ये भी आसान सा है। तो I0 मतलब साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 90 डिग्री, ऐसा। ये आया 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये आया 30 डिग्री, ये आया कुछ π/2 नहीं π/6 है, नहीं तो ये तो यही बड़ा निकल जाएगा π/6 प्लस, और π/6 क्या है 30 डिग्री। अब जरा आप वेरीफाई करिए, तो ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री में कुछ जुड़ ही रहा है, पहली चीज तो ये मैक्सिमम ही आएगा। दूसरी बात, इसमें ये गैप 45 डिग्री का है, ये गैप गारंटीड 45 से कम का है, क्योंकि 45 तो ये गैप है, मतलब ये लेंथ छोटी है, ये लेंथ बड़ी है, मतलब ये ग्राफ पैराबोलिक नहीं है, ये तो टिल्टेड है, ऐसा कुछ ग्राफ है।
पैराबोला तो बिल्कुल सिमेट्रिक होता, मिड पॉइंट पे आंसर आता, लेकिन मिड पॉइंट पे नहीं आया, ग्राफ इस तरफ शिफ्टेड है थोड़ा, और है भी कितना गंदा, साइन इनवर्स में कुछ तो भी था। तो सोचना ही बेवकूफी है कि ये पैराबोला है या सिमेट्री है। सिमेट्री सिर्फ इस तरह है कि आई और ई बराबर है। सिमेट्री क्या है इस फिगर में, इक्वेशन में सिमेट्री नहीं है। ये दोनों फिगर एक से हो गए दोनों तरफ से, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और ये लॉजिकली क्या है, आप ऐसे भी सोच सकते थे कि मान लो मिनिमम डेविएशन तब होता जब आई और ई डिफरेंट होते। मान लो तब आता जब ये 20 डिग्री आता, या ये 40 डिग्री आता, ये मान लो 45 डिग्री आता। तो अगर ये मिनिमम डेविएशन होता तो मिनिमम सिर्फ इस पे नहीं आता, 45 रखने पे भी वही डेविएशन बनेगा। तो फिर तो दो बार मिनिमम डेविएशन आ जाएगा, 40 पे भी 45 पे भी। लेकिन ग्राफ के अकॉर्डिंग एक ही बार मिनिमम है, और ये तभी हो सकता है जब ये दोनों बराबर हैं, सो दैट स्वैप करने पे दो वैल्यू ना आए, ठीक है। तो आप कैसे भी सोचिए, ये हमारा प्रिज्म थ्योरी था जो हमने प्रिज्म के लिए, बड़े प्रिज्म के लिए डिस्कस किया, किसी भी एंगल के लिए ट्रू है। एक और एग्जांपल देखेंगे फिर। चलो क्वेश्चन, इस बार मैं उल्टा क्वेश्चन दे रहा हूं कि ग्राफ दे देता हूं 30 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री, मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री, ऐसा कुछ है। अब पूछा होता फाइंड एंगल ऑफ प्रिज्म आई व्हेन डेविएशन इज मिनिमम, और म्यू आई व्हेन डेविएशन इज मैक्सिमम। ये 3 क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा प्रिज्म के लिए डेविएशन का ग्राफ है एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए। अब हमें इसमें एंगल ऑफ प्रिज्म पता करना है, आई व्हेन डेविएशन इज मिनिमम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आई व्हेन डेविएशन इज मैक्सिमम। हमें सिंपली क्या कॉन्सेप्ट समझना है कि दो अलग अलग एंगल के लिए अगर सेम डेविएशन आया तो ये आई और ई के पेयर रहे होंगे, और अगर पेयर रहे होंगे तो डेविएशन की वैल्यू आई प्लस ई माइनस ए है। तो इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट पे डेविएशन सेम है 40 डिग्री, तो 30 और 60 का पेयर है, 30 60 ए 40, तो ए की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। तो इस इंफॉर्मेशन से हमें ए आ गया 50 डिग्री। अब पूछा है आई व्हेन डेविएशन इज मिनिमम, और डेविएशन मिनिमम का केस कौन सा है, ये वाला, और ये वो केस है जहां आई और ई आपस में बराबर होते हैं, ये मिनिमम है। तो डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, आई और ई आपस में बराबर है मिनिमम डेविएशन, और मिनिमम डेविएशन है 30 डिग्री। एंगल ऑफ ई हम निकाल चुके हैं 50 डिग्री, तो आई की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। कहां, यहां पे। तो ये वाला कोऑर्डिनेट निकल आया 40 डिग्री। और जरा समझिएगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो मैं इसी केस के लिए सॉल्व कर लेता हूं मिनिमम डेविएशन के लिए, क्योंकि ये हमारा 40 डिग्री है, ये हमारा 40 डिग्री है, ये हमारा 50 डिग्री है, ये 25 डिग्री, ये 25 डिग्री। a/2 मिनिमम डेविएशन पे ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं। तो साइन 40 इज इक्वल टू म्यू साइन 25। तो म्यू की वैल्यू साइन 40 बाय साइन 25 डिग्री। आई व्हेन डेविएशन इज मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम कितना आया था, 40 डिग्री। लास्ट पूछा है जब डेविएशन मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम डेविएशन का केस यहां है। कब, जब इनपुट हम 90 डिग्री पे देते। मैक्सिमम डेविएशन ये आता तो ये एंगल आई नॉट होता, ये डेल मैक्स होता, तो 90 डिग्री पे इनपुट मैक्सिमम। एक्चुअली एक और है आई नॉट पे, ठीक है, लेकिन ये आई नॉट निकालने के लिए बहुत कैलकुलेशन गंदे जाएंगे। कैसे, ये आई नॉट बनेगा, ये क्रिटिकल एंगल बनेगा,
ये वाला हमारा ए माइनस क्रिटिकल एंगल बनेगा, ठीक है। क्रिटिकल एंगल साइन इनवर्स म्यू है, तो यहां से लगते तो साइन ऑफ ए माइनस सी साइन इनवर्स म्यू इज इक्वल टू साइन आई नॉट, और ए की वैल्यू कितनी है 50 डिग्री। साइन इनवर्स म्यू, तो साइन इनवर्स साइन 40 बाय साइन 30, ये डिग्री में है तो ये भी डिग्री में होना चाहिए, तो 180 बाय पाई या रेडियंस में कन्वर्ट कर लेना, और साइन इनवर्स, और इसका कितना था म्यू साइन आई, तो म्यू साइन आई, तो देखिए कितना प्यारा आंसर बाय साइन 30 साइन इनवर्स, ऐसा बनेगा। तो वो निकालना आसान नहीं था, तो दूसरा एंगल आई नॉट है, और अगर कैलकुलेटर होता तो हम सबकी वैल्यू निकाल देते, सभी नंबर्स ही तो हैं, तो हमें वो एंगल मिल जाता है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, उनको करना है आपको, बस फॉर्मूले आपके क्या हो गए, R1 प्लस R2 इक्वल टू ए, और डिविएशन की वैल्यू I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2, I माइनस R1 यहाँ, E माइनस R2 वहाँ, और यही I माइनस ई ये बना। मिनिमम डिविएशन पे सिमेट्रिक फिगर था, ये दोनों एंगल बराबर, ये दोनों एंगल बराबर। मैक्सिमम पे ग्रेजिंग इंसिडेंस या ग्रेजिंग इमरजेंस कुछ भी मानो, और उसी से आई नॉट आपका निकल आएगा, और ग्राफ आई नॉट से 90 के बीच में बनेगा। हाँ, और यहाँ पे इवन ये भी देख सकते हैं, ये 40 डिग्री आया, तो ग्राफ यहाँ देखिए 10 डिग्री का गैप है, यहाँ लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है। चलो, ये 3 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। अ प्रिज्म शोज सम सेम डिविएशन ऑफ 30 डिग्री फॉर 2 डिफरेंट एंगल ऑफ इंसिडेंसेस, इन दोनों पे सेम डिविएशन एंगल ऑफ प्रिज्म। सेकेंड, इफ अ प्रिज्म ऑफ अपेक्स एंगल, मतलब ऊपर का ए एंगल 74 डिग्री, शोज मिनिमम डिविएशन ऑफ 36 डिग्री, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। थर्ड में ये फिगर बना है, इस फिगर के अकॉर्डिंग म्यू गिवन है √2, एंगल निकालो, आई फॉर मिनिमम डिविएशन निकालो। क्वेश्चन 2 में ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी मैं करा चुका हूं कि प्रिज्म गिवन है, ए अंडरस्टूड है, सभी में एयर में रखा है। हर एंगल के लिए म्यू निकालना है कि हमेशा इमरजेंस हो, हमेशा TIR हो। और तीसरा क्वेश्चन बुकलेट में पेज 115 पे क्वेश्चन 54 है, JEE एडवांस 2017 का, मोर देन 1 है, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये करिए, ठीक है। हो जाए तो देखिए फिर सॉल्यूशन। चलो तो फिर सॉल्यूशन देखते हैं। हाँ, पहले क्वेश्चन में 2 अलग अलग एंगल के लिए सेम डिविएशन है, मींस ये कुछ ऐसा बना है, ये 32 है, ये 48 है, और दोनों के लिए सेम डिविएशन 30 डिग्री आया। तो ये दरअसल फिगर हमारा कुछ ऐसा होगा कि ये 32, 48 और दोनों पे सेम डिविएशन आया। अब प्रिज्म ऑफ क्या निकालना है, हाँ, तो डिविएशन आया I प्लस ई माइनस ई, डिविएशन आया था 30 डिग्री, I था 32, ये था 48 माइनस ई, तो ए का एंगल 80 माइनस मतलब 50 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 में अ प्रिज्म ऑफ अपेक्स एंगल मिनिमम डिविएशन 32 डिग्री। तो मिनिमम डिविएशन का केस कौन सा होगा, जब ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। ये 74 है तो ये एंगल 37 होगा, ये एंगल 37 होगा, ये आई होगा तो ये भी आई होगा। अब डेल मिन I प्लस ई माइनस ए, आई प्लस आई माइनस 74, और ये कितना है 32, तो 2I इज इक्वल टू 106, I इज इक्वल टू 53 डिग्री, और I हमारा 53 डिग्री है, म्यू हमें निकालना है, तो साइन I बाय साइन R इज इक्वल टू म्यू 4/3, तो सेकेंड का आंसर आ गया 4/3। क्वेश्चन 3 में म्यू इक्वल टू √2 एंगल ऑफ प्रिज्म एटसेट्रा, तो जो कंडीशन बनी है वो कंडीशन हम बना देते हैं। तो ग्रेजिंग इंसिडेंस या ग्रेजिंग इमरजेंस आप जो भी कहें, फिगर हमारा ये बन गया 90 डिग्री, ये एंगल कितना है 45 डिग्री, ये तो बहुत ही आसान है, म्यू दे रखा है √2, तो ये कितना आया 30, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म, तो ये वाला कितना आया A माइनस 30 डिग्री, तो इन दोनों में लगा दें,
तो √2 इंटू साइन a माइनस 30 इज इक्वल टू साइन 90। तो साइन a माइनस 30 इज इक्वल टू 1/√2। a माइनस 30 45, a की वैल्यू 75। या तो ऐसे करते, या डायरेक्ट ये 90 है तो ये क्रिटिकल एंगल होगा, ये 90 है ये क्रिटिकल होगा, और √2 का क्रिटिकल कितना आएगा 45, इन दोनों का सम ऊपर है 75। सेकंड पूछा है एंगल ऑफ प्रिज्म। और मिनिमम डिविएशन पूछा। तो मिनिमम डिविएशन के लिए सीधे बना ही देते फिगर, कौन दिमाग में। ये 74 था, सॉरी कितना था 75, ये 75/2, 75/2, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, और साइन आई इज इक्वल टू म्यू √2 साइन 75 डिग्री बाय 2। तो आई की वैल्यू साइन इनवर्स √2 साइन 75 डिग्री बाय 2, और डेल मिन आई प्लस ई माइनस ए, ये दोनों बराबर है, तो 2 साइन इनवर्स √2 साइन 75 डिग्री बाय 2 माइनस 75 डिग्री, ये आंसर आ जाता। और इसका कुछ नहीं कर सकते, इसी में छोड़ना पड़ेगा क्योंकि बहुत गंदी वैल्यूज है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ये बस पुराना रिकॉल कराने के लिए था कि पहले में पूछा है ऑलवेज इमर्जेस आउट, हमेशा बाहर निकल जाए। इसका मतलब वर्स्ट केस ऑफ इमरजेंस और बेस्ट केस ऑफ टीआईआर एक ही चीज है। जो बेस्ट केस ऑफ टीआईआर था, जिसमें टीआईआर के चांस सबसे ज्यादा है, उस पे भी टीआईआर ना हो। टीआईआर के चांस सबसे ज्यादा किस पे थे, जब ये एंगल ऐसे गिरता, और इस पे भी टीआईआर ना हो, मतलब इस पे जस्ट ये बाहर निकल जाए, और इस पे बाहर निकला तो बाकी पे तो निकलेगा ही। देखो और कम तिरछा गिर रहा है, बाहर निकलने के चांसेस हैं। तो ये हमारा केस आया, और ये 90 है, तो ये वाला एंगल ए है, तो ये वाला एंगल ए है, ये म्यू है, तो म्यू साइन ए इज इक्वल टू साइन 90। तो म्यू की वैल्यू 1/साइन ए या कोसेक ए। और अब जरा समझिए, रे ऑलवेज इमर्जेस आउट, इमर्ज करना है तो म्यू छोटा रखना पड़ेगा, तो कोसेक ए से 1 के बीच में। कोसेक ए पे भी इमरजेंस है, देखिए इस पर्टिकुलर केस में इमरजेंसी हो रहा है, और 1 म्यू की वैल्यू 1 हो गई, तब तो मीडियम ही नहीं बदला, हमेशा रे इमर्ज होगी। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है रे ऑलवेज सफर्स टीआईआर। इसका मतलब इसमें बेस्ट केस ऑफ इमरजेंस और वर्स्ट केस ऑफ टीआईआर, इस पे भी टीआईआर हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। और इमरजेंस का सबसे अच्छा केस था ये, और इस पे भी रे फेल्स टू इमर्ज, लेकिन फेल्स टू इमर्ज में भी हम केस हमेशा यही वाला सॉल्व करेंगे। तो ये 90 ये 90, तो ये वाला एंगल आपस में बराबर है, और सिंपल सी बात है a/2 a/2 है, और म्यू साइन a/2 इक्वल टू 1 साइन 90, तो म्यू की वैल्यू आ गई कोसेक a/2, लेकिन म्यू हमें कोसेक a/2 से बड़ा चाहिए, तो म्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू कोसेक a/2। ठीक है, हाँ ग्रेटर, इस केस को मैंने इसलिए शामिल किया, ऑल्दो ये टीआईआर का केस नहीं है, लेकिन मैंने इक्वालिटी लिया। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री आपको इनपुट नहीं रखना था, आपको 90 पे ओपन था, और 90 पे हल्का सा कम करोगे तो टीआईआर हो ही जाएगा ना। ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 3, जेई कॉर्नर वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जेई में काफी आता है ये वाला पार्ट, प्रिज्म वाला इंपॉर्टेंट है जेई के हिसाब से। आइसोसेलस प्रिज्म, एंगल ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन भी ए है, तो डेल मिन क्वेश्चन में दे रखा है ए। ठीक है, तो आई प्लस ई माइनस ए इक्वल टू ए, और मिनिमम डिविएशन पे आई और ई बराबर है,
और इनकी वैल्यू भी ए है। आई प्लस आई इक्वल टू ई, ए इधर गया तो म्यू। तो मिनिमम डिविएशन की कंडीशन क्या बनती है? ये दोनों आपस में बराबर होते हैं a/2 a/2, और आई और ई हम ए निकाल चुके हैं मिनिमम डिविएशन के लिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन ए इज इक्वल टू म्यू साइन a/2। साइन ए को 2 साइन a/2 कॉस a/2, म्यू साइन a/2, साइन a/2 उड़ा दिया, म्यू की वैल्यू आई 2 कॉस a/2। ये म्यू की वैल्यू आई, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू ये आई, तो ए की वैल्यू 2, ए की वैल्यू म्यू बाय 2 कॉस इनवर्स, ये म्यू बाय 2 कॉस इनवर्स म्यू बाय 2। तो दिख गया, डिफाइन होने के लिए जरूरी है कि म्यू की वैल्यू 2 से बड़ी हो, तभी एंगल रियल आएगा। म्यू की वैल्यू 2 से छोटी हो सर। हालांकि ये सब पूछा नहीं है। हाँ, पहला पार्ट कि मिनिमम डिविएशन के लिए आई की वैल्यू ए है, तो ये केस है, और सही बात है, ये रे इस रे के पैरेलल है, सिमेट्री आइसोसेलेस प्रिज्म। तो ये रे आपस में पैरेलल हैं, तो आगरा बिल्कुल सही। दूसरा, फॉर दिस प्रिज्म द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ प्रिज्म आर रिलेटेड एज, ये भी सही है, 1/2 कॉस इनवर्स म्यू बाय 2। एक मिनट, उल्टा हो गया क्या? उल्टा हो गया शायद। म्यू की वैल्यू 2 कॉस a/2 था, म्यू बाय 2, ए की वैल्यू 2 कॉस इनवर्स म्यू बाय 2 आई, तो बी में तो गड़बड़ हो गया। चलो सी, तो बी में सॉल्व करने पे हमारा आया ए इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स म्यू बाय 2। चलो सी देखते हैं। फॉर एट मिनिमम डिविएशन इंसिडेंट एंगल I1 एंड रिफ्रैक्टेड एंगल R1 एट द फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस आर रिलेटेड, बिल्कुल सही है। सी में I1 की वैल्यू AI, R1 की वैल्यू a/2i, तो R1 की वैल्यू I1/2 मिनिमम डिविएशन। चलो डी चेक करते हैं। For this prism, the emergent ray at second surface will be tangential to the surface. Angle of incidence is I1. ये गंदा सा पूछा है। थर्ड पार्ट में वही I0 की वैल्यू पूछिए कि किस एंगल पे ये रे ऐसे हो जाएगी। तो किस एंगल पे ऐसा होगा, तो ये I0 एंगल मानो, म्यू हमें पता है, तो ये हमारा क्रिटिकल एंगल है, ये a माइनस क्रिटिकल एंगल है, तो यहां से साइन I0 इज इक्वल टू म्यू साइन a माइनस क्रिटिकल एंगल। अब जरा देखें म्यू की वैल्यू कितनी थी, तो अगर भूल गए तो a और a/2 से हमने म्यू निकाला था, साइन a इज इक्वल टू म्यू साइन a/2, म्यू की वैल्यू 2 कॉस a/2। साइन ऑफ ए माइनस क्रिटिकल एंगल की वैल्यू। अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है, साइन सी 1/म्यू होता है, या यही क्रिटिकल एंगल है। तो साइन 90 इज इक्वल टू म्यू साइन सी, साइन सी की वैल्यू 1/म्यू, और म्यू की वैल्यू 2 कॉस a/2, तो सी की वैल्यू साइन इनवर्स 1/2 कॉस a/2, ये आया। ठीक है, क्या पूछा है, I0 की वैल्यू। I0 की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स में। हमारा आंसर यह है, चेक करते हैं कि आंसर है क्या एक्चुअली। आंसर लेकिन स्लाइटली अलग है। 4 कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 1 माइनस कॉस a, ये है। हमारे में कहीं कॉस स्क्वायर a/2 नहीं आया। ठीक है, इसका मतलब हो सकता है दोनों आंसर सेम हो, तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो ये कब बना होगा, जब इसको साइन a माइनस बी खोल दिया होगा।
इसको सोचिए साइन ए माइनस बी, तो 2 cos a बाय 2 कॉमन ले रहा हूं, इस डब्बे के अंदर की चीज लिख रहा हूं साइन ए cos b, cos ऑफ साइन इनवर्स अगले स्टेप में छाप दूंगा 2 cos a बाय 2 ये बना, माइनस cos a साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2 cos a बाय 2। नेक्स्ट स्टेप नीचे लिख रहा हूं 2 cos a बाय 2 ब्रैकेट में साइन ए cos b, cos ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन ए अंडर रूट 1 माइनस 1/2 cos a बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस cos a बाय 2 cos a बाय 2। अच्छी बात है, 2 cos a बाय 2 अंदर भेज दूं तो ये कट जाएगा, ये अंदर जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो ये बनेगा साइन a इंटू 4 cos स्क्वायर a बाय 2 माइनस 1 होल अंडर रूट माइनस cos a। ये आया साइन आई नॉट। तो आई नॉट साइन इनवर्स साइन ए बिल्कुल मैच कर रहा है, तो इसका चौथा भी सही है। तो आंसर आया अपना ए सी डी। बॉम्बे में बस 1/2 की जगह 2 पर आ जाता। तो देखिए आईआईटी में बस कभी कभी ऐसे कर देते हैं कि बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा आंसर आ गया था, लेकिन इसको कन्वर्ट करना पड़ा तब जाके आंसर आया। ठीक है, अब हमें बहुत ही स्पेशल केस पढ़ना है थिन प्रिज्म। प्रिज्म में भी थिन, जिसका एंगल छोटा हो, मीन्स कुछ इस तरह। और ये वो केस है जहां एंगल ऑफ इंसिडेंस भी हम छोटा रखेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी छोटा रखेंगे, सब कुछ छोटा रखेंगे। मतलब एक तरीके से नॉर्मल विजन के लिए हम सॉल्व करें। मतलब रे ऐसे गिर रही है नॉर्मल से काफी क्लोज और नॉर्मल के काफी क्लोज बाहर निकल गई, कुछ इस तरह। ठीक है, मतलब ये रे ऐसे गई और रफली ये नॉर्मल था। ये समझिए कि कुछ ऐसा है कि जैसे आपका लेंस, आपका बहुत पतला लेंस होता है, तो ये भी सोचिए कि पतले पतले प्रिज्म, ये काफी पतला प्रिज्म है, तो ये छोटे छोटे प्रिज्म से मिलके बना है। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं। तो ये थिन प्रिज्म हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इसकी इमेज फॉर्मेशन काफी अच्छी बनेगी और ये रियल इमेज, सॉरी चलो अभी प्रूफ में ही पता चल जाएगा। पहले आप देखिए कि हम किस केस के लिए बात कर रहे हैं। एंगल ए छोटा, आई और आर छोटा, मतलब यही हमारा पैरेक्सियल एक तरीके से अप्रोक्सीमेशन, जब एंगल्स छोटे हैं। ठीक, तो टी आई आर वगैरह का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जरा हम इसमें डिविएशन निकालते, बना रहा हूं इतना बड़ा लेकिन एंगल छोटा ही होता है। ये R1, R2, I, E, तो डिविएशन निकालते तो हमारा वही I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। ठीक है, और R1 प्लस R2 की वैल्यू एंगल है ये। अब हम I की वैल्यू लिखें तो साइन I इज इक्वल टू म्यू साइन R1, साइन E इज इक्वल टू म्यू साइन R2। बट I1 टेंड्स टू 0, I1 छोटा है तो R1 छोटा है, और R1 छोटा है तो R2 भी छोटा है। कैसे? R2 की वैल्यू A माइनस R1 है, A भी स्मॉल, R1 भी स्मॉल, तो एक तरीके से सभी स्मॉल है, और सभी स्मॉल है तो साइन I को I लिख लूं, साइन E को E लिख लूं, R1 R2 ये कुछ इस तरह। और I को अब लिखा मैंने म्यू R1, E को लिखा मैंने म्यू R2 माइनस A, म्यू कॉमन ले लूं, R1 प्लस R2 माइनस A। बड़ी अच्छी बात है, ये भी A है, तो म्यू A माइनस A, तो A टाइम्स म्यू माइनस 1। और जरा देखिए ये डिविएशन आया इंडिपेंडेंट ऑफ I, बशर्ते I छोटा हो। और ये काफी हद तक ऐसा है, जरा देखिए थिन लेंस में यहां से हमने रेज भेजी, ये रे यहां मीट की, लेकिन हमने पतला सा बंडल भेजा तो ये अलग अलग एंगल पे बंडल गया था, लेकिन सभी एक ही जगह मीट कर गए। तो ये हमने प्रूव किया था कि ये हाइट h जो थी ये dh है। हाइट h में जब मैं बदलाव कर रहा हूं इंडिपेंडेंट आ रहा था I की में,
लोकेशन। तो पूरा का पूरा बंडल एक जगह इकट्ठा होगा। बिल्कुल यही इसमें हम बात कर पा रहे हैं कि यहां से पॉइंट सोर्स से अगर ये रेज आती तो जरा समझिए, इन सभी रेज का एंगल ऑफ इंसिडेंस हल्का सा बदल रहा है, लेकिन इसके हिसाब से सबका डिविएशन बराबर आएगा। तो एक रे जितनी मुड़ेगी बाकी रे भी उतनी मुड़ेंगी, तो पूरा का पूरा पैटर्न डेल मुड़ जाएगा। और अगर सभी बराबर मुड़ी हैं तो एक यूनिक पॉइंट पर मीट करेंगी। ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये इसका इमेज है और ये डेल है। तो इसकी इमेज यहां लोकेटेड होगी। ठीक है, मतलब ये ऐसा था कि रेज ऐसे जा रही थी, ऐसे समझिए, इसने यहां से इसको तोड़ा और रेज को ऐसे कर दिया, और तोड़ा तो एक्सटेंड करने पे पीछे जाएगा। तो ये इस तरह था, ऐसे बेंड हो गया। और ये डिविएशन किस पे डिपेंड कर रहा है? एंगल ए पे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। सही बात है, म्यू जितना ज्यादा होगा रेज उतनी बेंड करेंगी, एंगल जितना ज्यादा रे उतनी बेंड करेंगी। स्मॉल एंगल के लिए बात कर रहे हैं, मतलब टीआईआर की नौबत तो नहीं आई है। ठीक है, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा स्मॉल एंगल प्रिज्म का बेनिफिट क्या है, कि हर एंगल के लिए डिविएशन बराबर था, इसीलिए इसकी शार्प इमेज बना देगा। तो इमेज फॉर्मेशन में हम इसको यूज कर सकते हैं, और डिविएशन तो हमें पता है ही। ठीक, एग्जांपल देखें। जैसे मान लीजिए ये रे थी, ये अगर मैं फोकल लेंथ डिफाइन करूं कि पैरेलल रे कहां मीट करती, ये मान लो 4 डिग्री होता, म्यू 3/2 होता, ये हाइट 6 सेंटीमीटर से आती थी। फाइंड फोकल लेंथ। मान लो हम मान रहे हैं कि पैरेलल रे लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, रेज यहां मीट कर जा रही है। ठीक है, तो फोकल लेंथ निकालनी थी। तो बिल्कुल ही आसान, क्योंकि हमें ये डिविएशन पता है, और ये डिविएशन की वैल्यू कितनी है? डिविएशन की वैल्यू a टाइम्स म्यू माइनस 1। a कितना है? 4 डिग्री। म्यू कितना है? 3/2 माइनस 1 कितना आया? 2 डिग्री। और ये 2 डिग्री का डिविएशन हुआ तो 6/f इज इक्वल टू 10 डेल। 6/f 10 डेल है, तो फोकल लेंथ 6/10 डेल। 10 डेल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल, तो ये 6/2। मत लिख देना, इट मस्ट बी कन्वर्टेड टू रेडियंस, क्योंकि tan थीटा थीटा के बराबर होता है जब थीटा रेडियंस में, तो π/180। ठीक है, तो 2 से 3 बार 540/π सेंटीमीटर, ये इसकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है। तो शायद समझ में आ गया होगा। इमेज फॉर्मेशन की बात करते कि इमेज कहां बनेगी, तो ऑब्जेक्ट अगर इधर होता तो यहां से जैसे रे भेजते, ये रे ऐसे बेंड होगी, ये इधर आएगा, यहां भेजते ये ऐसे होगी, ये इधर आएगा, ये इमेज है। हालांकि ये हमें स्टडी करनी नहीं है इमेज फॉर्मेशन की, हमें सिर्फ डिविएशन की स्टडी करनी है। और इस बात का ध्यान रखिए, जब भी tan थीटा थीटा लिख रहे हो तो मेक श्योर कि आपने वो थीटा को कन्वर्ट कर लिया रेडियंस में। चलो, डिविएशन तो हम समझ गए हैं, अब हम बात करने वाले हैं डिविएशन बाय थिन प्रिज्म। हम समझ गए हैं कितना है, और डिविएशन जो आया हमारा ये a म्यू माइनस 1। अब हम बात करने वाले हैं डिस्पर्शन बाय थिन प्रिज्म। अब डिस्पर्शन क्या है कि अगर हमने यहां से व्हाइट लाइट डाली, तो ये व्हाइट लाइट के केस में यहां से जो व्हाइट लाइट डाली ये कई कलर से मिलके बनी है, और म्यू वॉयलेट इज मोर देन म्यू रेड, और इस डिविएशन के हिसाब से डिविएशन ऑफ वॉयलेट इज मोर देन डिविएशन ऑफ रेड। ठीक है, तो अगर हम यहां फिगर बनाते, तो यहां से वॉयलेट में मैंने ब्लू बना दिया, ऐसे इस तरह कुछ बनता, बाकी पूरे कलर इसके बीच में होते, येलो वगैरह। ये कलर्स आते,
वैसे कमाल की बात है मेरे पास वॉयलेट कलर है। ये कुछ ऐसे बनता, इस तरह कुछ बन जाते। और अब अगर यहां से देखें तो ये बड़ा डेविएशन डेल वॉयलेट है, छोटा डेविएशन डेल रेड है, डेल वॉयलेट है। और डिस्पर्शन बहुत ही आसान सी चीज, डिस्पर्शन कुछ और नहीं, यही एंगल कितना डिस्पर्स हो गया, ये एंगल ही एंगल ऑफ डिस्पर्शन है, ये थीटा। और ये थीटा क्या है, डेल v माइनस डेल आर। और डेल v की वैल्यू कितनी है, a टाइम्स म्यू v माइनस 1, ये a टाइम्स म्यू r माइनस 1, क्योंकि डेविएशन में म्यू वॉयलेट रखो वॉयलेट का आ जाएगा, रेड रखो रेड का आ जाएगा, एंड इट इज इक्वल टू म्यू v माइनस म्यू r। ये हमारा एंगल ऑफ डिस्पर्शन है। ठीक है, हाँ बात ये उठी कि इसमें डिस्पर्शन ये है तो डेविएशन क्या है, क्योंकि इसमें तो सबका अलग अलग डेविएशन है। तो अगर डेविएशन पूछा जाए तो इन दोनों का एवरेज ले लो, और एवरेज शायद आप सीधे फील कर पा रहे हैं, म्यू वी प्लस म्यू आर बाय 2 माइनस 1, ये बनेगा। और यही हमारा एवरेज म्यू है, एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू म्यू येलो। फॉर प्रैक्टिकल केसेस म्यू इन दोनों का एवरेज ले सकते हैं, और एवरेज रफली येलो के बराबर आता है। तो या तो क्वेश्चन में ये दोनों दिए हैं तो एवरेज ले लेना, म्यू दिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो एवरेज ले लो, नहीं तो लगभग येलो के बराबर आता है। ठीक, तो ये येलो वाली चीज याद रखने की वैसे जरूरत नहीं। तो ये हमारा डेविएशन है, एक्चुअली एवरेज डेविएशन है, ये हमारा डिस्पर्शन है, कितना फैला। ठीक, और समझ में आ रहा है कि एंगल जितना बढ़ाओगे, ए बड़ा एंगल लोगे तो डेविएशन भी बड़ा आएगा, डिस्पर्शन भी बड़ा आएगा। एंगल छोटा होगा तो डिस्पर्शन भी छोटा आएगा, डेविएशन भी छोटा आएगा। ठीक, और दरअसल इसमें एक और प्रॉपर्टी, डिस्पर्सिव पावर, सिंबल है ओमेगा, ये एक नया टर्म आया। और डिस्पर्सिव पावर इज डिफाइंड एज डिस्पर्शन पर यूनिट डेविएशन। और ये क्या हो गया, डिस्पर्शन कितना है थीटा, डेविएशन कितना है डेल, और थीटा कितना है ए म्यू वी माइनस म्यू आर, डेविएशन कितना है म्यू माइनस 1। और जरा देखिए इसमें म्यू वाले टर्म ही आए, ए वाला टर्म कैंसल आउट हो गया, और ए वाला टर्म कैंसल आउट हो गया मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ज्योमेट्री। सोचिए, ए काय की प्रॉपर्टी है ज्योमेट्री की, और ए वाला टर्म कट गया। तो दरअसल ये हमने सोच समझ के डिफाइन किया, क्योंकि हम डिस्पर्सिव पावर ओमेगा ऑफ मटेरियल की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं वो मटेरियल जिससे ये प्रिज्म बना है, उसकी डिस्पर्स करने की टेंडेंसी क्या है। और वो टेंडेंसी पता करने के लिए चूंकि हम मटेरियल की बात कर रहे हैं तो ज्योमेट्री पे चीजें इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, और ज्योमेट्री पे चीजें इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, इसीलिए हमने ए काट दिया। ठीक है, समझिए, समझाता हूं कैसे। अगर आपको दो मटेरियल की पावर कंपेयर करनी है, ये दो मटेरियल कि कौन सा बेहतर डिस्पर्सिव पावर वाला मटेरियल है, तो दोनों पे हमने व्हाइट लाइट डाली, और अब हमने क्या किया कि यहां से जो कलर बने वो कलर कुछ ऐसे बने, और यहां से जो कलर बने वो कुछ ऐसे बने। तो समझ में आ रहा है, इसमें फैलाव देखिए इतना है, इसमें फैलाव इतना है, तो दिख रहा है कि इसकी डिस्पर्शन ज्यादा है इससे। तो अगर ज्योमेट्री सेम है तब तो समझ में आता है, लेकिन अगर ज्योमेट्री डिफरेंट होती तो एक को हमने एंगल बड़ा दे दिया, एक को एंगल छोटा दे दिया। अब ये जो डिस्पर्शन दे रहा है वो इतना दे रहा है, कम दे रहा है,
ये जो डिस्पर्शन दे रहा है वो ज्यादा दे रहा है, ठीक है। लेकिन यहां अगर दोनों को कंपेयर करके कहें तो कि ये मटेरियल ज्यादा पावरफुल है, तो ये दिक्कत वाली बात है। क्यों? क्योंकि हमने इसका एंगल बढ़ा दिया है, एंगल बढ़ाने पे ये डिस्पर्शन बढ़ रहा है, तो ये तो ज्योमेट्री की वजह से एंगल ज्यादा आया है। शायद हो सकता है मटेरियल की टेंडेंसी कम हो सकता है ये मैं इसी ज्योमेट्री का लेता तो एंगल कम आते। तो एनीवे, जैसे आपको समझना है, मेन चीज ये है कि हमें डिस्पर्सिव पावर मटेरियल की डिफाइन करनी थी। ऑब्वियसली डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो डिस्पर्शन को डेविएशन से डिवाइड किया, ए कट गया, ये बना, म्यू गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं तो इन दोनों का एवरेज ले लेना, ठीक है। तो ये अपना लास्ट कॉन्सेप्ट आया प्रिज्म का कि डिस्पर्शन, एवरेज डेविएशन और डिस्पर्सिव पावर। पावर ये प्रिज्म की नहीं, एक्चुअली उस मटेरियल की है, ठीक है। डिस्पर्शन और डेविएशन में मटेरियल का रोल है, ज्योमेट्री का भी रोल है। मटेरियल, ज्योमेट्री, मटेरियल ओनली, ठीक है। तो मैं अभी क्वेश्चन एक दो डिस्कस करूंगा, तो आपको अपने आप उसकी लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा कि मैं डिस्पर्सिव पावर मटेरियल की बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां फर्क नहीं पड़ता एंगल रेडियंस में है कि डिग्री में है। डिग्री है तो आंसर डिग्री में आएगा, डिग्री है तो डिग्री में आएगा, यहां तो कट ही गया। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए एक कोई प्रिज्म होता 6 डिग्री का, इस पे म्यू वॉयलेट 1.6, म्यू रेड 1.5, फाइन डेविएशन, डिस्पर्शन, ओमेगा। तो बड़ा आसान सा, वॉयलेट का म्यू ज्यादा है तो डेविएशन आएगा डेल वी माइनस डेल आर, और डेविएशन होता है ए म्यू माइनस 1। अगर फॉर्मूला भूल जाओ तो भी दिख रहा है कि हम सीधे निकाल सकते हैं, सॉरी ये डिस्पर्शन निकाला है मैंने, नुकसान हो गया था। डेल वी माइनस डेल आर, तो ए म्यू वी माइनस म्यू आर। ये है एवरेज डेविएशन डेल वी प्लस डेल आर बाय 2, और एवरेज सीधे यहां चला जाएगा। क्यों? ए म्यू वी माइनस 1, ए म्यू आर माइनस 1 होल बाय 2। सॉल्व करो तो ए म्यू एवरेज माइनस 1, और एवरेज 1.55 है, ए कितना है 6 डिग्री, 1.55 माइनस 1, तो ये बना 6 डिग्री इंटू 0.55, ठीक है। तो डेविएशन आया 3.3 डिग्री का। डिस्पर्शन 6 डिग्री इंटू दोनों का डिफरेंस 1.6 माइनस 1.5, 0.6 डिग्री। ओमेगा डिस्पर्शन पर यूनिट डेविएशन, इन दोनों का रेशियो है। या तो ऐसे ले लो या यही जो हम निकाल चुके हैं उन्हीं का रेशियो ले लो। तो 0.6 बाय 3.3, तो 6 बाय 33, 2 बाय 11, ये ओमेगा है। तो देखिए ये दोनों डिग्री में है लेकिन ये यूनिटलेस है, तो 2 बाय 11 ये हमारी इसकी मटेरियल की डिस्पर्सिव पावर आ गई। इसी क्वेश्चन में अगर इन्होंने म्यू ऑलरेडी दे रखा होता 1.56, अगर दे रखा है, इसका मतलब हमें यह मानना है कि एवरेज जो है वो इनका मिड पॉइंट नहीं है, फिर जो दिया है वो लेना है, नहीं दिया तो एवरेज लो। पहला एग्जांपल, एग्जांपल 2 देखिए। इसमें मैं प्रिज्म को मान लीजिए ऐसे रखा, ओमेगा की वैल्यू 0.6, ओमेगा की वैल्यू 0.2, 4 डिग्री 6 डिग्री, म्यू की वैल्यू 1.5, म्यू की वैल्यू 1.2। यहां से एक रे आई, व्हाइट लाइट। अब पूछा होता फाइंड टोटल डेविएशन, टोटल डिस्पर्शन, ओमेगा इक्विवेलेंट। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो यहां ये समझिए एक प्रिज्म ऐसा है, एक प्रिज्म ऐसा है, और दोनों में ये अंदर डिविएट करेगा, ये भी अंदर डिविएट करेगा।
दोनों के डिविएशन ऐड होंगे, क्योंकि इस प्रिज्म की प्रॉपर्टी नीचे डिविएट करना, इस प्रिज्म की प्रॉपर्टी नीचे, तो ये डेल 1 ये डेल 2 डिविएशन सीधे सीधे ऐड हो रहे हैं। डेल 1 A1 टाइम्स μ1 माइनस 1, A2 टाइम्स μ2 माइनस 1, और अच्छी बात है एंगल भी दिया है, म्यू भी दिया है। तो पहले ने जो डिविएशन दिया 4 डिग्री 1.5 माइनस 1, 6 डिग्री 1.2 माइनस 1, ये 2 ये 1.2 3.2 डिग्री, 3.2 डिग्री का डिविएशन आया। अब समझने की कोशिश करिए, डिस्पर्शन भी एक ही डायरेक्शन में है। क्यों? क्योंकि यहां से जो वायलेट रे आती ज्यादा मुड़ती, यहां से और ज्यादा मुड़ती, और जो रेड आती वो ऐसे और ऐसे, तो कुछ ये फैला रहा है कुछ ये फैला रहा है, और दोनों की ही वायलेट को नीचे ले जाने की टेंडेंसी है, तो डिस्पर्शन भी ऐड हो गए, या डिविएशन ऐड होंगे तो डिस्पर्शन भी ऐड होंगे। कॉमन सेंस था ये, क्योंकि डिविएशन ऐड हो रहे हैं, तो क्योंकि डिविएशन दोनों के नीचे हैं, डिस्पर्शन भी नीचे है। ऑब्वियसली अगर ये प्रिज्म उल्टे रखे होते तो ये कट जाते, डिविएशन या डिस्पर्शन अपोजिट होते, एक नीचे, क्योंकि इसकी टेंडेंसी नीचे ले जाने की, इसकी टेंडेंसी ऊपर ले जाने की, तो ये नीचे डिविएशन देगा, ये ऊपर देगा, हो सकता है कट जाए। चलो अब नेट डिस्पर्शन देखते हैं कितना आ रहा है। और डिस्पर्शन भी ऐड हो रहा है, और ये अब जरा देखिए, μv1 माइनस μr1 A2 μv2 माइनस μr2, लेकिन μv और μr तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। लेकिन हमें एक बात पता है, तो थीटा की वैल्यू ओमेगा टाइम्स डेल लिख सकते हैं, तो डेल तो हमें पता है, और डेल है a म्यू माइनस 1, ये फॉर्मूला तो लगा सकते हैं। तो हम इसी में ये पूरी वैल्यू, या तो आप समझिए कि ओमेगा की वैल्यू म्यू वी माइनस म्यू आर म्यू माइनस 1, तो इससे आपने म्यू वी माइनस म्यू आर की वैल्यू ये निकाल ली। मैं रिकमेंड करूंगा ओमेगा डेफिनेशन याद रखिए, डिस्पर्शन पर यूनिट डिविएशन, उससे वैल्यू निकाल लीजिए। A1 सॉरी ये कितना आया, ओमेगा 1 डेल 1, ओमेगा 2 डेल 2, ओमेगा 1 है 0.6, डेल 1 है 2, ओमेगा 2 है 0.2, डेल 2 है 1.2, तो 6 इंटू 0.2 1.2, 1.2 प्लस 0.24 1.44 डिग्री, ये हमारा डिस्पर्शन आया। और तीसरी चीज जो पूछी थी हमसे वो क्या थी, ओमेगा इक्विवेलेंट, और शायद ये आप सीधे फील कर पाएंगे, थीटा नेट डेल नेट। थीटा नेट कितना है 1.44, डेल नेट कितना है 3.2, तो 144 अपॉन 32, एक मिनट 320 सॉरी, तो 16 से 9 9/20 0.45, ये हमारा ओमेगा इक्विवेलेंट आ गया। तो दोनों प्रिज्म सीधे रखे थे, डिविएशन ऐड होंगे, डिस्पर्शन भी ऐड होंगे, अपोजिट रखे होते तो सब्ट्रैक्ट होते। तो शायद ये आपको समझ में आ गया होगा कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म में क्या करना है। अब कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, वो ट्राई करिएगा। चलो 3 क्वेश्चन करने हैं। पहले में प्रिज्म एक सीधा रखा है, एक उल्टा रखा है, तो ऑब्वियसली डिविएशन डिस्पर्शन कटेंगे। इसका एंगल नहीं पता, ओमेगा पता है, म्यू पता है। फाइंड एंगल ए ऑफ प्रिज्म फॉर डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन का मीनिंग है कि जैसे डायरेक्ट विजन का खुद का मीनिंग क्या है कि रे ऐसे जा रही थी, और अगर ये डिविएट कर रही, आप सामने देख रहे हो तो आपको रे नहीं दिखेगी क्योंकि रे मुड़ गई है। लेकिन अगर रे डिविएट ना करे तो आप जहां से देख रहे थे आपको वहीं दिखेगा। तो ये डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन है कि अगर हम लेंस हटा भी देते तो भी हमें रे दिखती, और रे लगा दिए तब भी दिख रही है, मतलब डिविएशन नहीं हुआ। तो जीरो डिविएशन को ही डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन कहते हैं। सेकंड आया एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन। क्रोमैटिक मतलब ये वेवलेंथ से रिलेटेड है, कलर से।
एक्रोमैटिक मतलब कलर्स या वेवलेंथ में स्प्लिट ना हो, और कलर्स में स्प्लिट ना हो एक्रोमैटिक, तो कलर में स्प्लिट नहीं करना है, दैट मीन्स हमें डिस्पर्शन जीरो करना है, मतलब यहां डिविएशन भले आ जाए डिस्पर्शन नहीं आना चाहिए, मतलब फाइनली लाइट वाइट ही होनी चाहिए। ट्राई करो, एक बार डिविएशन जीरो करना है, एक बार नेट डिस्पर्शन जीरो करना है। अगले में एंगल दे रखा है, डिविएशन कितना है, डिस्पर्शन कितना, ओमेगा इक्विवेलेंट कितना है। क्वेश्चन 2 काफी इंटरेस्टिंग है, ये क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि ये लेंस है और लेंस के टॉप सरफेस को अगर आप एक प्रिज्म मान लें, ठीक है, प्रिज्म जैसा ही तो है, तो ये एंगल अगर आप किसी तरह निकाल दें तो इस एंगल से डिविएशन मिलेगा, डिविएशन से ये लेंथ मिलेगी, और ये लेंथ आप निकाल सकते हैं, तो वो आपका फोकल लेंथ का एक्सप्रेशन आ जाना चाहिए, और अपने आप ही ये h वाला टर्म कट जाएगा उसमें, क्योंकि फोकल लेंथ h पे तो डिपेंड नहीं करने वाली है। और फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू माइनस 1/r प्लस 1/r, लेकिन आपको प्रिज्म थ्योरी की मदद से डिराइव करना है। ट्राई करिए, नहीं तो सॉल्यूशन देखिएगा, इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 3 में एक प्रिज्म ये है, एक मिरर है, 30 डिग्री पे है, 30 डिग्री शायद समझ गए होंगे इस लाइन के साथ। रे इससे गई, डिविएट की, उससे वापस आई, फिर इससे टकराई, लग नहीं रहा है वैसे टकराएगी क्योंकि एंगल है इस तरह का है, तो मैं इसको मान लो टकराई, मान लो रे आपको ऐसा मानना है कि प्रिज्म नीचे काफी तक लंबा गया है, इनफाइनाइट लेंथ का है, तो इससे टकराई, रिफ्लेक्ट हुई, फिर टकराई, फिर डिविएट हुई, तो एक बार जाते समय डिविएशन, एक बार रिफ्लेक्शन के बाद आते समय डिविएशन, तो टोटल डिविएशन रे का निकालना है। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, तो तीनों क्वेश्चन ट्राई करिए और हो जाए तो देखिएगा फिर। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन, तो क्यों ना हम फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, डेल नेट, इसका डिविएशन आएगा ए 4 डिग्री 3/2 -1, माइनस इसका ए उल्टा रखा है तो कितना 1.3 -1, थीटा नेट आता, अब थीटा नेट के लिए आपको ω1 डेल 1 ω2 डेल 2 ये करना पड़ेगा। ω1 कितना है 0.2, डेल 1 कितना है 4 डिग्री 3/2 -1, ω2 कितना है 0.3, डेल 2 कितना है नेगेटिव, तो माइनस इधर आ गया, ए म्यू माइनस 1। पहले क्वेश्चन में डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन में हमें डिविएशन जीरो करना है, मतलब इस टर्म को जीरो करना है, ठीक है, तो उस टर्म को जीरो करो तो 4 डिग्री इंटू 3/2 -1 इज इक्वल टू ए 1.3 -1, तो ए की वैल्यू 4 डिग्री इंटू 0.5 बाय 0.3 20/3 डिग्री, तो पहले केस में आया 20/3 डिग्री ए ले लो तो काम हो जाएगा। सेकंड में हमें डिविएशन जीरो करना है, मतलब ये वाला टर्म हमें जीरो करना है, तो ये 0.2 इंटू 4 डिग्री 3/2 -1.5 0.3 इंटू ए 0.3, ठीक है, डेसिमल तो सभी के कट गए, तो ये बना 40, ये बना 9a, ए की वैल्यू 40/9 डिग्री। चलो थर्ड क्वेश्चन में अच्छी बात है, एंगल ए गिवन है, एंगल ए कितना गिवन है वैसे 3 डिग्री, तो टोटल डिविएशन आता यहां 3 डिग्री छाप दें, तो ये आता 4 डिग्री इंटू 0.5 2 डिग्री, 0.3 इंटू 0.3 0.9 डिग्री, तो 1.1 डिग्री, टोटल डिविएशन आता तो यहां छापना था, तो 0.2 इंटू 2 डिग्री 0.4 डिग्री, 0.3 इंटू 0.9 डिग्री 0.27, तो ये आया 0.13 डिग्री, ओमेगा इक्विवेलेंट 0.13 अपॉन 1.1 13/110, ये आंसर आ गया, ठीक है। चलो क्वेश्चन 2,
ये थोड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन था, बस आपको यहां ये समझना है कि आपको ये प्रिज्म का एंगल चाहिए। ये छोटा सा प्रिज्म है, आपको ये एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए, मतलब इस एंगल का डबल चाहिए, थीटा, ये थीटा, ये प्रिज्म होता। और वो थीटा निकालने के लिए जरा समझिए, ये थीटा, ये ऐसा था, तो ये थीटा है, ये थीटा है, एंगल ए की वैल्यू 2 थीटा है। अब मुझे ये थीटा चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये लेफ्ट वाला हटा दिया। आखिरकार ये बड़े से स्फीयर का एक छोटा सा हिस्सा है, ये सरफेस, काफी बड़े स्फीयर में ये छोटा सा हिस्सा हमने काटा, और यहां से ये रेडियस r है, ये रेडियस r है, लेकिन r माइनस डी बाय 2, d टोटल लेंथ है, तो ये लेंथ d बाय 2, ये एंगल थीटा है, ये हाइट h है, हालांकि हमें इस लेंथ की जरूरत ही नहीं पड़ी। r साइन थीटा इक्वल टू h, r साइन थीटा h है, तो साइन थीटा h बाय r है, लेकिन हमें पता है h काफी छोटा है, तो यही थीटा है, थीटा भी स्मॉल है, h बाय r। तो एंगल ऑफ प्रिज्म 2 थीटा, दैट मीन्स 2h बाय r। तो डिविएशन आया a टाइम्स म्यू माइनस 1, इस प्रिज्म ने जो डिविएशन दिया होगा 2h बाय r म्यू माइनस 1। तो डिविएशन तो हाइट के प्रोपोर्शनल आ गया, लेकिन जरा समझिएगा, हमें डिविएशन नहीं, हमें f निकालना है। ये हाइट है, ये, तो डिविएशन को हम h बाय f भी लिख सकते हैं, h से h काटा, 1 अपॉन f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 2 अपॉन r, इसको 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन r लिख लूं। ये फोकल लेंथ आई, हाइट का टर्म कटना ये शो कर रहा है कि इस हाइट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब अलग अलग अगर मैंने रे डाली होती तो डिविएशन इनके अलग अलग होते, हाइट अलग अलग है, लेकिन इस h से कट जाता तो सभी मीट एक ही जगह पे करती। और सही बात है, देखिए प्रिज्म के बीच का एंगल ऐसे ऐसे जा रहा है, तो h पे इंडिपेंडेंट ये शो कर रहा है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि लेंस को भी हम छोटे छोटे प्रिज्म मान सकते हैं, कई एक दूसरे के ऊपर रखे हुए। चलो लास्ट क्वेश्चन। तो रे ऐसे आई, तो इसने कुछ डिविएशन दिया, कितना, 4 डिग्री 3/2 माइनस 1, 2 डिग्री। अब जरा समझते हैं कि ये एंगल कितना हो गया। तो इसका एंगल, ये क्वेश्चन में 30 डिग्री गिवन था, तो ये एंगल कितना आ गया, 28 डिग्री। ये नॉर्मल के साथ ये 28 डिग्री, तो ये डिविएशन एक और मिला 56 डिग्री का, 28 का डबल। ठीक है, तो क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया, क्योंकि ये 28 डिग्री का डिविएशन मिला, तो ये तो कभी इससे टकरा ही नहीं सकता, ये रे कभी इससे नहीं टकरा सकती। ठीक है, तो बस यहीं छोड़ना पड़ेगा आंसर, तो गलत है क्वेश्चन। रिफ्रैक्टेड अगेन नहीं होना चाहिए, आफ्टर रिफ्लेक्शन बस होना चाहिए। तो टोटल डिविएशन आया 2 डिग्री प्लस 56 डिग्री, दैट मीन्स 58 डिग्री। तो शायद समझ गए होंगे, क्योंकि फिगर के हिसाब से ये 28 डिग्री है, वर्टिकल के साथ 60 डिग्री आता तब ये ऐसा बनता, इसके साथ 60 पे, उससे ज्यादा आता तब जाके इससे टकराता। तो फिलहाल आंसर 58 डिग्री ओनली। तो शायद यहां तक ऑप्टिक्स आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद ऑप्टिक्स का एक पार्ट बचा है, जहां हम एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, सॉरी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आई, आंखों के बारे में बात करेंगे, लेंस कैसे लगते हैं, क्या लगते हैं, और माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इनकी बात करेंगे। ठीक है, मतलब इसके एप्लीकेशन पार्ट की। फिलहाल रे ऑप्टिक्स यहां तक आपका कंप्लीट हो चुका है। हाँ, एक चीज मैंने जरूर एक्सप्लेन नहीं की, हालांकि उसका ज्यादा मीनिंग है नहीं, D/F1 F2 1/F इक्विवेलेंट, शायद मैं अगली क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। ये चाहें तो इसमें थ्योरी, इसमें HCV में से देख लें, HCV में इसका डेरिवेशन दे रखा है। ठीक, ये मैं अगली क्लास में एक्सप्लेन करूंगा या फिर डिस्कशन में एक्सप्लेन करूंगा। चलो तो फिर मिलते हैं अपन।
नेक्स्ट क्लास में।